स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 9.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो है मापन। मापन वो प्रक्रिया होती है जहां अस्पतालों एक होम हेल्थ एड में की जाती है। मरीज की बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन चेक किया जाता है, उसको मापन कहा जाता है। कार्य सूची पहला है मापन के महत्वपूर्ण संकेत मानक कौन कौन से होते हैं, और स्लाइड नंबर 5 से 6 पर हम लोग पढ़ेंगे। शरीर का तापमान, जो स्लाइड नंबर 7 से 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं, जो स्लाइड नंबर 9 से 10 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है मौखिक विधि का प्रयोग कर शरीर का तापमान मापना, जो स्लाइड नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है रक्तचाप, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं, स्लाइड नंबर 13 से 15 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। सातवां है सांस लेने की दर, जो स्लाइड नंबर 16 से 17 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है मरीज की लंबाई और वजन कैसे नापा जाता है, स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। नवा है मरीज की लंबाई और वजन के उपकरण कौन कौन से होते हैं, जो स्लाइड नंबर 19 से 22 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। अब मापन के महत्वपूर्ण संकेत मानक कौन कौन से होते हैं। एक होम हेल्थ सहायक जब अस्पताल या होम केयर पे जाता है तो मरीज की बीपी, पल्स, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, इसका जानना उसका बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको सिखा रहे हैं मापक कैसे मापा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। हृदय गति, रक्त प्रवाह, शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की आपूर्ति महत्वपूर्ण संकेतों के रूप में वर्णित होते हैं। जो एक मनुष्य है उसमें उसकी हृदय गति, रक्त प्रवाह, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको, और शरीर का तापमान, कितना तापमान है होना चाहिए शरीर का तापमान, उसके बारे में, और कितनी ऑक्सीजन वो ले रहा है इसके बारे में हम आज जानेंगे। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति को इनके मानकों द्वारा मापा जाता है। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है उनकी स्थिति को मापने के लिए कुछ मानक होते हैं, उनसे हम मापते हैं। मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण संकेत समय समय पर मापे जाते हैं। मरीज को स्वस्थ रखने के लिए इन चीजों का समय समय पर चेकअप किया जाता है या मापा जाता है। इन मापकों में बढ़ोतरी और कमी चिकित्सा आपदा स्थिति तक ले जाती है। अगर इनमें आप देखते हो जैसे बढ़ती है या घट जाती है इन चीजों में से, तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं और एडवाइस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण संकेत पहली चीज होती है, इसके महत्वपूर्ण जो संकेत है वह पहली ये चीज है जो स्वास्थ्य की स्थिति समझने के लिए एक चिकित्सक द्वारा जांची जानी चाहिए। जो स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए, स्वास्थ्य को जानने के लिए एक चिकित्सक इसको जांचता है। एक होम हेल्थ एड के रूप में आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको इन मानकों और इन्हें कैसे मापे जाए इसके बारे में पता हो। एक होम हेल्थ सहायक होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि इन मानकों को कैसे मापा जाता है, इस चीज का उनको पता होना चाहिए। हालांकि हम होम हेल्थ एड के रूप में आपका काम इन मापकों को लेने में नर्स की सहायता करना है। इस चीज में एक होम हेल्थ सहायक की सहायता कर सकता है नर्स की इस माप को लेने के लिए। शरीर का तापमान, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, हम कैसे नापते हैं, कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल, कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शरीर का तापमान वह माप है जो शरीर की गर्मी को विनियमित करने की क्षमता को मापता है। जो शरीर का तापमान है वह माप होता है जो शरीर की गर्मी को नियमित करने की क्षमता को मापा जाता है। मानव शरीर सामान्य रूप से तापमान की एक विशिष्ट श्रेणी में काम करता है। जो मरीज का शरीर किसमें तापमान की एक विशिष्ट श्रेणी होती है उसमें ही काम करता है। घटना बढ़ना इन चीजों का कंट्रोल करता है। यदि शरीर का तापमान स्थिर है, यदि शरीर का तापमान स्थिर रहता है तो शरीर सामान्य रूप से काम करता है, जिससे शरीर आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है। यदि यह कम या ज्यादा हो, इसका मतलब है कि आप सामान्य नहीं है और आपको चिकित्सा की जरूरत है। यदि टेम्परेचर, तापमान बढ़ता या घटता जाता है तो आप इसमें सामान्य नहीं कहलाएंगे और आपको डॉक्टर की दिखाने की जरूरत होती है। शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट F और डिग्री सेल्सियस C से मापा जाता है। जो शरीर का तापमान हम मापते हैं वो किस में मापा जाता है, एक तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जिसे F शॉर्ट में हम F भी लिख सकते हैं, और दूसरा है सेल्सियस जिसको हम C में नापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसका तापमान नॉर्मल कितना होता है 98.6 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यह 1 डिग्री F 0.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी 1 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, या 98 डिग्री सेंटीग्रेड F से 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है, और ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी हो सकता है या 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी हो सकता है। शरीर का तापमान आमतौर पर थर्मामीटर का उपयोग कर मापा जाता है। जो शरीर का तापमान हम मापते हैं वो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापा जाता है। शरीर का तापमान, अब कहाँ से हम शरीर का तापमान चेक कर सकते हैं? पहला है मुंह से, दूसरा है कान से, तीसरा है सिर से, चौथा है बगल से, पांचवा है मलाशय से, रेक्टम से हम चेक कर सकते हैं। अब तापमान को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अस्पताल में शरीर का तापमान नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग कर मापा जाता है। अस्पताल में जो शरीर का तापमान है वो किससे? नैदानिक थर्मामीटर से हम माप सकते हैं। नैदानिक थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं थर्मामीटर? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तरल भरा हुआ, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। तरल भरा हुआ मतलब जो जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, इलेक्ट्रिक से हम नापते हैं। अब तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, कौन कौन से उपकरणों की जरूरत होती है तापमान मापने के लिए? शरीर का तापमान मुंह में थर्मामीटर के बल्ब मापा जा सकता है। जो शरीर का तापमान है वो थर्मामीटर के बल्ब से मापते हैं हम, जो आगे लगा हुआ होता है। इस विधि को मौखिक सील जाना जाता है, जिसे मौखिक सील से जाना जाता है। मौखिक विधि शरीर के तापमान का सबसे आम तरीका है। ये सबसे आम तरीका होता है टेम्परेचर देखने का। एक होम हेल्थ एड के आपको मौखिक विधि का उपयोग कर शरीर को मापने के चरण पता होने चाहिए। जो आपकी प्रक्रिया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पारस्परिक थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब है। ये कैसा है? प्लास्टिक थर्मामीटर ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसके एक अंत में बल्ब होता है। इसके अंत में क्या होता है? एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। बल्ब में एक तरल पदार्थ होता है। इस बल्ब होता है वो उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो अक्सर पारा होता है। उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा हुआ होता है। तरल पदार्थ तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। जैसे आप उसको मुंह में रखोगे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। थर्मामीटर की कांच की दीवार तापमान को जांचता है। जो थर्मामीटर की कांच का दीवार होती है तापमान, उससे हम पता लगा सकते हैं। थर्मामीटर का बल्ब तापमान को मापने के लिए शरीर के अंग में डाला जाता है। थर्मामीटर का जो बल्ब है तापमान मापने के लिए हमने जैसे अभी बताया 5 जगह से, वहां से आप शरीर का तापमान चेक कर सकते हो। चलिए अब मापने की प्रक्रिया और मौखिक विधि का उपयोग करके शरीर का तापमान को दर्ज करना जाने। अब हम जानते हैं इन चीजों को कैसे मापा जाता है, किस प्रकार हम इनको माप सकते हैं। होम हेल्थ कैसे इनका चेक कर सकता है। मौखिक विधि का प्रयोग करके शरीर का तापमान मापना कैसे मापा जाता है? सबसे पहले सामान्य कमरे के तापमान में पानी में थर्मामीटर को धो ले। सामान्य टेम्परेचर में आपको पानी लेना है, उससे आपको थर्मामीटर को धोना है। किधर से? बल्ब से होते हुए कांच की तरफ, कांच के एंड सिरे तक। दूसरा, सुनिश्चित करें कि पारा का स्तर 95 डिग्री F के निशान से नीचे हो। जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। इसको आपको देखना है। तीसरा है, तेजी से हिलाते हुए पारा के स्तर को 95 डिग्री स्तर से नीचे लाकर रिसेट करें। अगर पारा उसमें बढ़ा हुआ है तो आपको क्या है? उसको हिलाते हुए नीचे लाना है और नीचे रिसेट करना है। मगर हिलाते समय आपको किसी भी वस्तु के पास में नहीं होना है, जिससे आपका क्लिनिकल थर्मामीटर टूट सकता है। इसको आपसे दूर रखना है। चौथा है, बल्ब थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखें। अब बल्ब जो थर्मामीटर है उसको जीभ के नीचे रखना है। मरीज को उसके चारों ओर कसकर होठ बंद करने के लिए कहें, और मरीज को कहना है कि आप होठों से इसको बंद करना है। आप दांतों से इसे बंद नहीं करें। दांतों से बंद करने से टूट सकता है और पारा मुंह में अंदर जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और मरीज को इस प्रोसेसिंग के बारे में बताना है। चरण 5, मुंह से थर्मामीटर निकाले और रीडिंग पढ़े। अब आपको क्या करना है? मुंह से थर्मामीटर को निकालना और उसकी रीडिंग पढ़ना है। छठा चरण, सामान्य कमरे के तापमान में पानी में थर्मामीटर को साफ करें और सामान्य थर्मामीटर टेम्परेचर में पानी लेना है और उसको साफ करना है। कहां से? बल्ब से, कांच से बल्ब की ओर साफ करना है।
रक्तचाप, हर दिल की धड़कन दौरान हृदय हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, दिल में जो धड़कन होती है उसको हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाता है। जैसे ये धड़कता है, हार्ट धड़कता है, तो ये क्या करता है, ब्लड को अपने पंप में भरता है और अपने शरीर के सभी भागों में ब्लड को पहुंचाता है। रक्त वाहिकाओं के भीतर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में बहता है। जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है। और ये क्या करता है, ये अपने कहाँ रक्त वाहिका कहाँ होती है, अपने शरीर के चारों ओर होती है और वाहिकाओं की दीवारों पर कुछ दबाव डालता है। और ये क्या करती है, जो ब्लड है वाहिका दीवार होती है उन पर ये प्रेशर डालता है। ये दबाव रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दबाव रक्तचाप के रूप में हम जान सकते हैं। इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तचाप में वृद्धि शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो रक्तचाप है वो क्या करता है, शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और रक्तचाप में कमी के कारण शरीर के अंगों में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। अगर शरीर में रक्तचाप की आपूर्ति कम हो रही है तो अपर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, वाहिकाएं टूट सकती है। जो वाहिकाएं है वो टूट सकती है, जिसके कारण खून बह सकता है। जिससे खून बह सकता है, रक्त का थक्का जम सकता है। ये चीजें उसमें अबनॉर्मलिटी दिखाई देगी मरीज में, जो आगे व्यक्ति की मौत का कारण बन सकते हैं। जो क्या हो सकता है, इससे अबनॉर्मलिटी से व्यक्ति के मौत भी हो सकती है। इसके अलावा कम रक्तचाप इंगित करता है कि अंगों में रक्त का प्रवाह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा ये क्या कम कर देता है कि रक्त अगर पूरी ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं बन रहा हो तो इसमें रक्त प्रवाह में अपर्याप्तता महसूस होगी। इसलिए रक्तचाप व्यक्ति के स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेत है। जो रक्तचाप है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा संकेत होता है, क्योंकि यह विभिन्न भागों में रक्त के प्रवाह को इंगित करता है। यह ब्लड के सर्कुलेशन से शरीर को चलाता है। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, कौन कौन से उपकरण की जरूरत होती है इनको मापने के लिए? बीपी उपकरण या रक्तदाब मापी का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। हम किसका उपयोग करते हैं? बीपी उपकरण। जो बीपी पल्स, बीपी कप होता है उससे हम नाप सकते हैं बीपी। इसको स्पाइनोमाइनोमीटर भी कहा जाता है। बीपी तंत्र में दबाव कप शामिल होता है। इसमें क्या क्या होता है? बीपी दबाव कप होता है एक, तो जो मरीज की बाहों के चारों ओर लपेटा जाता है, जो बाहों में लपेटा जाता है। दबाव कप एक हाथ बल्ब से जुड़ा होता है। एक किससे जुड़ा होता है? एक हाथ बल्ब से जुड़ा होता है। जिस हाथ का दबाव कप पर हवा भरता है, जो हाथ पर दबाव बल्ब है उससे हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं। हाथ के बल्ब पर रीला मुलायम कप में भरी हवा को नियंत्रित करता है। इसमें एक मुला रीला लगी हुई होती है जो क्या करता है, प्रेशर को कम ज्यादा करने के काम में आता है। हवा को कम करने ज्यादा करने के काम में आता है। दबाव कप के माध्यम से पारा गैस से जुड़ा होता है। अब दबाव कप जो बंधा होता है आपके हाथ में, उसमें किससे जुड़ा होता है? वो पारे से जुड़ा हुआ होता है। हाथ बल्ब दबाव कप में हवा भरता है। ये हाथ दबाव कप में हवा भरता है और पारा जाता है, जिससे पारा ऊपर जाता रहता है। बीपी उपकरण को स्टेथोस्कोप के साथ प्रयोग किया जाता है। अब बीपी का उपकरण के जब आप उपयोग कर रहे हो तो स्टेथोस्कोप होता है कान में सुनने वाला यंत्र। उससे हम उपयोग में लेके उससे चेक कर सकते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो रक्त में वाहिकाएं होती है, जो ब्लड पंपिंग होता है, उसकी ध्वनियों को सुनने के लिए हम काम में लेते हैं स्टेथोस्कोप का। रक्तचाप अब कैसे नापोगे आप रक्तचाप को, इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले देखें कि मरीज आराम से हो और मरीज आराम से बिस्तर पर बैठा हो। सबसे पहले आपको मरीज को देखना, मरीज आराम स्थिति में हो और वह बेड पर आराम से बिस्तर पर बैठा हुआ हो। दूसरा क्या करना है, मरीज हाथ फैलाता है, मरीज को कहे कि अपने हाथ को आगे करें। बीपी तंत्र का कफ मरीज के ऊपरी बाहों के चारों ओर लपेट जाता है। जो बीपी तंत्र होता है उसको कहाँ बांधना है? मरीज के चारों ओर लपेट देना है कफ को। तीसरा, स्टेथोस्कोप के ड्रम को दबा कफ के नीचे रखा जाता है। फिर आपको क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप है उसका ड्रम है उसको आपको कहाँ रखना है? जहां से आपको पल्स फील हो रही है, रेडियल, वहां से आपको वहां रखना है। जब ड्रम रखा जाता है रक्त प्रवाह की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे आप रखोगे वहां पे रक्त प्रवाह की आवाज सुनाई देगी। चरण चौथे में क्या करना है, हाथ बल्ब को कब फुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हाथ में बल्ब है उसको आपको फुलाना है ताकि बीपी कप फूले, जिससे अधिकतम दबाव बनाया जा सके। जहां तक
दबाव बनाए जा सकते वहां तक फुलाना है। पारा के स्तर में वृद्धि का से पारा गज में असंख्यता संकेत दिया जा सकता है, जिससे हमें वो असंख्यता संकेत देगा कि पारा ऊपर चढ़ रहा है। चरण 5, डॉक्टर तब तक दबाव का फुलाता है जब तक रक्त के प्रवाह की आवाज बंद नहीं हो जाती है। जब तक वो फुलाता है, जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हो जाए तब तक उसको फुलाना है। अब दबाव कप को हाथ बल्ब का ढक्कन खोलकर उसकी हवा निकाल ली जाती है। अब धीरे धीरे आप उसकी हवा को नीचे करना है और दबाव में गिरावट पारा इस तरह से दिखता है, और जैसे ही वो पारा धीरे धीरे कम होता जाएगा उसका ध्यान रखना है। चरण 6, पारा स्तर की रीडिंग तब लिखी जाती है जैसे आप वहां से लिखोगे जब स्टेथोस्कोप में पहली ध्वनि सुनाई देती है। जब स्टेथोस्कोप में पहली ध्वनि सुनाई देगी वहां से अपन अकॉर्डिंग वहां से हम उसको सुनना पसंद करेंगे और वहां से अपन पता लगा सकते हैं। चरण 7, दबाव कब तब तक पिचकता रहता है जब तक सामान्य रक्त प्रवाह की आवाज फिर से सुनाई दे, और जहां तक आपको रीडिंग वहां करेक्ट करती रहनी चाहिए जहां तक वो आपको सुनाई दे रहा है। पहली ध्वनि जहां से स्टार्ट हुई वहां से लेके एंड तक ध्वनि जहां सुनाई दी है वहां तक की बीच की अंतराल को हम ब्लड प्रेशर कहा जाता है। पारा के स्तर की रीडिंग तब लिखी जाती है, उसकी रीडिंग लिखनी चाहिए जब रक्त प्रवाह की आवाज सामान्य सुनाई दे। जब सामान्य सुनाई देगी वहां तक हमने को रिकॉर्ड करना है, लिखना है एक चार्ट पे। चरण 8, दबाव कप को मरीज के हाथ से निकाला जाता है और मरीज को आराम करने के लिए कहा जाता है, और दबाव कप को मरीज के हाथ से निकालना है और उससे कहना है कि अब आप आराम कर सकते हो। सांस लेने की दर रेस्पायरेशन जिसे कहा जाता है, मरीज का कितना रेस्पायरेशन होता है, कितनी सांस लेता है, कितनी छोड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया है। श्वसन क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया होती है जिसे हम सांस खींचना कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? सांस खींचना कहते हैं। और सांस को बाहर छोड़ने को हम सांस छोड़ना कहते हैं। जैसे ही वो सांस छोड़ेगा उसको हम सांस छोड़ना कहते हैं। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो फेफड़ा हवा से भर जाता है। जैसे हमने हवा से सांस ली, अंदर लंग्स हवा से भर जाते हैं। अंदर ली गई हवा से फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हमने लंग्स से ऑक्सीजन पहुंचाया, वहां से वो क्या करता है? हवा से भर लेता है और फेफड़े वहां हवा में भर जाते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। फिर खून इस ऑक्सीजन को लेता है। फिर जो लंग्स से ऑक्सीजन कौन ले रहा है? आपका ब्लड ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के सभी अंगों में इसकी आपूर्ति करता है। और ये क्या करता है? ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन सारे अंगों में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। सांस लेने की दर सांस लेने की वह संख्या है जो एक व्यक्ति 1 मिनट में लेता है। जो एक व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है उसको रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है या सांस दर कहा जाता है। सांस लेने की दर को मापना शरीर के भीतरी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच करने का अच्छा तरीका है। यह सांस लेने की दर को मापने के लिए शरीर के ऑक्सीजन पहुंचाने का अच्छा तरीका होता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वास दर 12 से 20 श्वास दर प्रति मिनट होती है। जो एडल्ट होते हैं उनमें सांस दर कितनी होती है? 12 से 20 पर मिनट के हिसाब से हम सांस दर को अंकित करते हैं। सांस लेने की दर के माप अब कैसे मापा जाता है? कैसे मरीज को आप सांस चेक कर सकते हो? एक होम हेल्थ है, कैसे मरीज की सांस चेक करेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चरण पहला, मरीज को जांच ले, स्टूल पर आराम से बिठाएं। मरीज को जांचना है और स्टूल पर बैठाना है। दूसरा, मरीज को सामान्य रूप से सांस लेने के लिए कहें। मरीज को कहें कि आप सामान्य रूप से सांस लें। सीने में विस्तार की संख्या निरीक्षण करें। जैसे वो सांस लेगा उसके सीने में विस्तार की संख्या को ले, कितनी बार सांस ले रहा है, कितनी बार छोड़ रहा है, इस चीज को आपको काउंटिंग करनी है। चरण तीसरा, 1 मिनट में सांस में विस्तार की संख्या की गणना कर सांस लेने की दर को मापे और 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लिया इस चीज को मापना है और अंकित करना है। एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य सांस लेने की दर 12 से 20 सांस प्रति मिनट होती है। जो नॉर्मल मैंने बताई 12 से 20 पर मिनट सांस ले सकता है। यदि सांस लेने की दर प्रति मिनट 20 श्वास से अधिक हो, अगर 20 से अधिक हो जाती है तो यह इंगित करता है कि शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त है, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कम श्वसन दर फेफड़ों के कार्यों की क्षमता को इंगित करता है। अगर व्यक्ति कम सांस लेता है, 20 से कम लेता है, तो हमें यह अंकित होता है कि इसमें ऑक्सीजन फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है।
दोनों उच्च और निम्न सांस लेने की दर में चिकित्सक की जरूरत होती है। अगर ज्यादा या कम हो रही है तो आपको किसको कह बताना है, एक डॉक्टर को या नर्सिंग स्टाफ को वहां पे बताना है। आपको इसकी सूचना तुरंत चिकित्सक को देनी चाहिए, जिससे आपकी सुरक्षा हो सके और मरीज बच सके। मरीज की लंबाई और वजन कैसे नापा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। शरीर का माप कई वर्षों से पोषक सूचकांक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीज का जो माप लिया जा रहा है वो पोषक सूचकांक के पोषण के लिए लिया जाता है। मरीज खाना खा रहा है नहीं खा रहा, इसका वजन से ही पता चलता है। लंबाई में माप जो शरीर से एडी तक लिया जाता है। जो लंबाई और लंबाई मापा जाता है वो कहाँ से मापी जाती है, सी से लेके एडी तक। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज का गर्दन, कुल्ले और घुटने फूले हुए हैं और व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का भारीपन है। अगर मरीज का वजन नापा जाता है तो किस चीज को देखा जाता है, गर्दन की, उनको बटक्स को और घुटने को और पेट को, इन चीजों को हम चेक करते हैं जिसका उसके वजन का पता लगता है। अब मरीज की लंबाई वजन के उपकरण कौन कौन से उपकरण होते हैं इनको नापने के लिए। लंबाई रोड के साथ स्केल लेना है, लंबाई रोड इसके साथ एक स्केल लेना है। लंबाई मापने वाला उपकरण लेना है, लंबाई को माप के लिए उपकरण होता है, उससे मापा जाता है, इंची टेप बोला जाता है, उससे हम ले सकते हैं। टेप का माप या मापन वाला रोड, जो टेप होती है उसको ले सकते हैं, या मापन वाली रोड होती है उससे हम मरीज की लंबाई चेक कर सकते हैं। तौल मशीन, वजन तराजू, वजन स्केल। तौल मशीन इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिसे वेट ले सकते हैं। वजन तराजू होता है, तराजू से भी आप वजन चेक कर सकते हो। वजनी स्केल होता है, उससे भी हम वजन का चेक किया जा सकता है। पेन, पेंसिल, चौक सही चित करने के लिए पेन ले सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, और चौक जो हमको अंकित करना है चीज को, उसके लिए हम इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ऊंचाई और वजन मापने के लिए ऊंचाई वजन रिकॉर्ड शीट प्रक्रिया। ऊंचाई और वजन मापने के लिए आपको एक शीट तैयार रखनी है जिससे हम वेट और वजन माप सकते हैं। अब शिशु का वजन नापने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक होम एसआई को क्या क्या चीजें का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में जानेंगे। पैमाने के मंच पर एक साफ कागज या प्लास्टिक शीट रखें। अब पैमाने पे आपको क्या रखना है, एक साफ कागज लेना है या प्लास्टिक शीट होती है व्हाइट वाली, वो शीट रखनी है। और पैमाने को संतुलित करें, पैमाने को संतुलित करना है। प्लेटफॉर्म पर बच्चे को रखें और प्लेटफॉर्म पे आपको बच्चे को रखना है। संतुलन के बाद वजन पढ़े और संतुलन के बाद आपको वजन को पढ़ना है और शिशु के चार्ट पर दर्ज करना है। और शिशु का जो चार्ट होता है, शिशु चार्ट, उस पर आपको दर्ज करना है। माँ को दर्ज किया वजन बताएं, माँ को बताना है आपके बच्चे का वजन कितना है, और दिखाएं कि बच्चे ने कितना वजन बढ़ा है या घटा है, कि बच्चे का कितना वजन बढ़ा है और घटा है, इसके बारे में बताएं। बच्चों और वयस्कों का वजन करना, कैसे बच्चों और बड़ों का, एडल्टों का वजन लिया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पैमाने तौल मशीन को संतुलित करें, पैमाना या जो आपका तौल मशीन है उसको संतुलित करना है, 0 पे लेना है। व्यक्ति को तौल मशीन के मंच के बीच में खड़ा होने का निर्देश है और मरीज को या व्यक्ति को उसके बीच में खड़े होने के लिए कहें। पैमाने के माप में बार को दाएं या बाएं हिलाएं। पैमाने को मापने के लिए आपको क्या करना है, बाएं या दाएं आपको हिलाना है, बाएं हिलाएं। जब तक पैमाना संतुलित न हो जाए तब तक आपको सही सेट करना है। पैमाने या तौल मशीन पर रीडिंग को पढ़े, फिर आपको पैमाने या तौल मशीन जो है उस पर रीडिंग को पढ़ना है। तुरंत चार्ट पर वजन को लिखें और तुरंत चार्ट पे लिख देना है। व्यक्ति को उसके वजन को बताएं और उस व्यक्ति को वजन के बारे में बताना है। नवजात शिशु की लंबाई मापना, अब कैसे नवजात शिशु की लंबाई नापी जाती है इसके बारे में बता रहे हैं। टेप माप या मापन वाले रोड को मेज या मजबूत सतह पर रखें। टेप वाले जो मेज है उसको मजबूत सतह पर रखना है और शिशु को माप के बगल में रखें। शिशु को माप के बगल में रखना है। सिर और एडी को मजबूत से पकड़ें। बच्चे के सिर और एडी को मजबूत से पकड़ना है और रीडिंग लिखें और उसकी रीडिंग को आपको लिखना है। एक सफेद कपड़े या कागज पर शिशु के रखें। एक सफेद कपड़े बच्चों के या कपड़े पर या शिशु को रखना है और पैर को सीधा रख के पकड़े और पैरों को सीधा पकड़े। किसी को सिर और एडी के स्थान पर निशान लगाने के कहें। अगर आपके साथ में कोई एक होम ऐसा एक और है, उसे कहें कि आप इसके सिर और एडी पे निशान लगा दें, दोनों तरफ निशान लगाना है और चिन्हित क्षेत्र पर टेप मार्क कर दें और टेप मार्क कर देना है। माप रखें और लंबाई पढ़े और वहां की माप रखना है और लंबाई रखना है और उसे चार्ट शीट पर दर्शित करना है। अभ्यास प्रश्न, शरीर का तापमान किस किस जगह से मापा जाता है? मुंह से, कान से, सिर से, उपरोक्त सभी से।
जी हाँ, उपरोक्त सभी से मापा जाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।